30 साल की जॉब करने के बाद जो हमें पेंशन मिली, दैट इज़ नॉट ए सैलरी, ये एक मेंटेनेंस अलाउंस है और हम उस पर भी टैक्स देते हैं। सेव करने का जज्बा है वही खत्म हो जाता है पूरी चीज़ में। हमें लगता है हम हर चीज़ को टैक्स की फॉर्म में देकर हमारे को उसमें कोई बेनिफिट नहीं होगा। आम वुमेन को आज चाहिए कि हाथ में पैसा ज़्यादा हो, क्योंकि खर्चे ज़्यादा हो गए हैं। आपकी दाल रोटी आटा सब महंगा हो गया है। प्रॉपर्टी टैक्स का कोई इंसेंटिव नहीं है। प्रॉपर्टी टैक्स में रिबेट दीजिए सो दैट मोर एंड मोर वुमेन हैव प्रॉपर्टी इन देयर नेम। बजट 2024 में महिलाओं के लिए 3 लाख करोड़ रुपए एलोकेट किए गए थे, विच इज़ 36% ऑफ द एंटायर बजट। तो आज के इस फ्यूचर फोकस बजट 2025 जो कि हमारा लेडीज़ स्पेशल है, इसमें हम जानने की कोशिश करेंगे कि महिलाओं की इस बार के बजट से उम्मीद क्या कुछ है। क्योंकि आज जो महिलाएं मेरे साथ हैं वो हाउसवाइफ्स भी हैं जो घर संभालती हैं, वो वर्किंग भी हैं जो बाहर जॉब करती हैं, और इसके अलावा ऐसी भी महिलाएं हैं जो अपना खुद का बिजनेस भी चला रही हैं। तो सबसे पहले बहुत ही बेसिक क्वेश्चन मैं पूछूंगी हमारी महिलाओं से कि जब वो घर का बजट तैयार करती हैं, क्योंकि बजट एक ऐसी चीज़ है, देश का जो बजट है वो फाइनेंस मिनिस्टर के हाथ में है और जो हमारे घर का बजट होता है वो हमारी महिलाओं के हाथ में होता है। और फॉर्चुनेटली जो बजट है, जो फाइनेंस मिनिस्टर है हमारी, वो भी एक महिला है। तो अब देखने वाली बात होगी कि हमारी फाइनेंस मिनिस्टर इन महिलाओं के उम्मीदों पर कितना खरा उतरती है। तो सबसे पहले मैं सभी लेडीज से यही जानना चाहूँगी कि जब आप अपने घर का बजट तैयार करते हो तो आप किस तरीके से बजट तैयार करते हो। मैम बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं आप अपने घर के बजट तैयार करने को लेकर। सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगी किन किन चीज़ों का ध्यान रखते हो, कैसे बजट तैयार करते हो। बजट बनाते समय यही नहीं पता चलता कि किस टाइम क्या चीज़ बढ़ जाएगी, कौन सा रेट बढ़ जाएगा, कौन सी जीएसटी और लग जाएगी। जीएसटी बहुत ज़्यादा लग रही है हर चीज़ पे। इतनी मुश्किल मेहनत करके कमाते हैं और उसके ऊपर भी फिर खर्च करने जाओ तो हर आर्टिकल पे, हर जगह पे उसके ऊपर जीएसटी देना पड़ता है। ये बहुत मुश्किल हो रहा है। यूँ नहीं पता कब क्या चीज़ बढ़ जाएगी या ऑल ऑफ ए सडन क्या इमरजेंसी आ जाएगी, कोई मेडिकल कोई प्रॉब्लम आ गई तो सब गया। और कितनी ही चीज़ें हैं, इवन हम कुछ खरीदने भी जाते हैं, आज क्या रेट है और कल क्या रेट है, यू नेवर नो कि व्हाट यू हैव टू पे। इसीलिए इसके एडजस्टमेंट के लिए तो कुछ समझ ही नहीं आता। 1 तारीख को जो बजट है और 30 तारीख को जो एक्सपेंडिचर है उसमें कोई मिलान नहीं होता, कोई कंपैरिजन नहीं होता। सो बेसिकली महिलाओं का कहना ये है कि जो बजट है घर का वो बिगड़ चुका है। अब आप सभी को ये चीज़ पता ही है कि दिल्ली में रिसेंटली अनाउंस हुआ है कि 2100 रुपये महिलाओं को मिलेंगे जो भी उसके लिए एलिजिबल हैं। तो आपको क्या लगता है, क्योंकि हाउसवाइफ्स जो हैं उनकी 24/7 ड्यूटी होती है, दैट टू बिना सैलरी के। सो आपको लगता है कि जो इस तरीके की स्कीम्स है, क्योंकि पहले आप लेकर आई है, उसके बाद फिर कांग्रेस लेकर आई है, फिर उसके बाद अब बीजेपी भी इस तरीके की हो सकता है अनाउंसमेंट करे। सो डू यू रियली थिंक कि इस तरीके की जो स्कीम्स होती हैं 2100 रुपये इस तरीके से जो फ्री बांटे जा रहे हैं वो बांटे जाने चाहिए? सो मुझे पहले तो ये समझना चाहूँगी मैं 2100 रुपये क्यों है, वो उससे कौन सा खर्चा मीट करना चाहते हैं औरतों का, कि वो 2100 रुपये से अपना कौन सा ऐसा खर्चा या ज़रूरतें हैं महीने की वो पूरी कर पाएंगी। क्या आज एक नॉर्मल हाउस होल्ड में क्या 2100 रुपये में सब्जी आ सकती है? जवाब है नहीं। अनाज आ सकता है? जवाब है नहीं। तो ऐसा कौन सा खर्चा है जो औरतों को देख के 2100 रुपये वो एम्पावर करना चाहते हैं, और वो किस तरह के एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं वो मैं ज़रूर जानना चाहूँगी। हाँ, उससे आएगा क्या और वो पैसे आएंगे कहाँ से? सो आपको लगता है कि जो इस तरीके के 2100 रुपये महिलाओं को एम्पावर करने के लिए बेसिकली वोट बैंक है। आपको क्या लगता है मैम, क्या इस तरीके की जो स्कीम्स हैं 2100 रुपये, इस तरीके की स्कीम्स हैं, क्या होनी चाहिए महिलाओं के लिए? No, I don't think all these things are just a eyewash. I don't think these schemes exist also, because this is something which is coming from our tax only and Right. coming back to us. So I don't think this is not going to empower us. सो जैसा इन्होंने एक चीज़ जो इन्होंने कॉमन कही है वो ये कही है कि इससे हम लोग एम्पावर नहीं होंगे। इस तरीके की स्कीम्स अगर चलाई जाती हैं तो मैम मैं आपसे जानना चाहूँगी तो हम एम्पावर कैसे होंगे? देखिए, एम्पावर के नाम पे जैसे आपने कहा स्कीम्स हैं, चाहे 2100 की हो, मुद्रा स्कीम्स, मुद्रा लोन स्कीम्स हैं या स्टैंड अप स्कीम्स हैं, वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को आगे बढ़ाने के लिए, महिलाओं के लिए स्पेशली है। मैं एक एंटरप्रेन्योर हूँ, मैं एक स्मॉल एंटरप्राइज चलाती हूँ, मेरी एक म्यूज़िक अकेडमी है। वहाँ पर हमारी टिकट साइज़ 2 से 3 हज़ार रुपये भी होती है। लोगों को यही लगता है कि अब अगर
इतनी सी अगर हमने बच्चों की एजुकेशन में भी जो आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है, यहाँ पर भी देना है, ट्यूशन फ़ी भी देना है, तो इससे जैसा कि सब कह रहे हैं कि बजट बिगड़ ही जाता है। इतने छोटे जो हमारे ये प्राइसेस बढ़ रहे हैं रोज़मर्रा के, उस पर बजट संभालना बहुत मुश्किल है। आई डोंट थिंक ये स्कीम्स इसमें हेल्प कर पाएंगी। एंड एंड ऑफ द डे इट इज़ अ वोट बैंक दैट दे आर क्रिएटिंग। एब्सोल्युटली देयर इज़ नो अदर थिंग दैट दे आर हेल्पिंग विद। महिलाओं के लिए इसमें सिर्फ ये एक लॉलीपॉप दिखाने वाली बात है, मैं कह सकती हूँ। सो मेरा तो यही कहना है। इन्फ्लेशन जिस तरीके से हम लोग देख रहे हैं, इन्फ्लेशन काफ़ी टाइम से एक बड़ा मुद्दा भी रहा है, चाहे हम कांग्रेस के टाइम की बात कर लें या बीजेपी के टाइम की बात कर लें, तो एक महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा रहा है। तो आपको क्या लगता है कि बजट में महंगाई से राहत देने के लिए, क्योंकि हम महिलाएं हैं, हमें घर के एलपीजी का भी दाम देखना होता है, हमें दालें भी देखने, जो कि 200 रुपये से कम तो आजकल मिलती नहीं है। इसके अलावा कभी ना कभी साल में कुछ टाइम तो ऐसा ज़रूर आता है जब टमाटर और प्याज 100 रुपये किलो से ज़्यादा मिल रहा होता है। तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि जो हाउस होल्ड चीज़ें हैं हमारी, उससे किस तरीके से महंगाई में राहत मिल सकती है? मैडम आपसे जानना चाहूँगी। मेरा नहीं ख्याल कि आज तक महंगाई कभी डाउन नहीं आई। कभी मार्केट में कोई चीज़ सरप्लस है तो डेफिनेटली उसके प्राइसेस डाउन हुए होंगे कि वो वेस्ट ना हो। अदरवाइज़ मैंने तो कभी लाइफ में नहीं देखा कि कोई चीज़ एक बारी ऊपर चली गई है तो उसका प्राइस डाउन आया हो। मैम आपको क्या लगता है कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो सस्ती हो जानी चाहिए, और कौन सी ऐसी चीज़ें जिनको आपको लगता है कि हाँ इसको महंगा करके दूसरी चीज़ को सस्ता कर सकते हैं? मेरे हिसाब से जो हाउस होल्ड हैं, जैसे वेजिटेबल्स, ग्रॉसरीज जो हैं वो थोड़ी सस्ती होनी चाहिए, एजुकेशन सस्ता होना चाहिए, मेडिकल थोड़ा सस्ता होना चाहिए। जर्नली मैं चाहूँगी कि जो भी मतलब लोअर तबका है, लोअर के लिए तो एसेंशियल्स चीज़ें हमेशा ही सस्ती होनी चाहिए और इजीली अवेलेबल होनी चाहिए, और उन पे टैक्सेस भी कम होने चाहिए। एक दूसरी महिलाओं को लेकर एक बात हमेशा से रहती है कि जब घर पे ना कोई भी किसी भी तरीके की मुसीबत आती है ना, तो महिलाएं अपनी तिजोरी से कुछ पैसा लेकर आती हैं, कुछ सोना लेकर आती है कि इसको आप ले लो और जो भी मुसीबत है इससे आप बाहर निकल सकते हो। सेविंग्स की मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ। सेविंग्स के मामले में महिलाएं भले शेयर मार्केट में निवेश ना करें, लेकिन अपने पास कैश की फॉर्म में या फिर ज्वेलरी की फॉर्म में वो अपने पास कुछ ना कुछ सेव करके ज़रूर रखती हैं। तो आप इस सेविंग्स के ऊपर जिस तरीके से टैक्स बढ़ाए जा रहे हैं, चाहे हम गोल्ड की बात कर ले, गोल्ड के जो प्राइसेस हैं वो दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं। इसके अलावा अगर आप एफडी में निवेश करते हैं तो एफडी में निवेश के ऊपर भी, क्योंकि एफडी एक ऐसा तरीका रहा है जो हमें बचपन से सिखाया जाता है, ट्रेडिशनल वे बचपन से सिखाया जाता है कि इसमें निवेश करना है। तो ऐसे में सेविंग्स को लेकर जो टैक्स लगाया जा रहा है, इस पर आप लोगों का क्या मानना है? मैम मैं आपसे जानना चाहूँगी। आज की डेट में 7% रेट के एफडी पे जब हम टैक्स लगा रहे हैं तो माना जाता है कि आपका जो पैसा जो मिलेगा आपको 1 साल बाद, वो उस पैसे की वैल्यू ही उतनी नहीं होगी, वो आपका इन्फ्लेशन ही नहीं बीट कर सकता। प्लस आप उस पर इनकम टैक्स भी दे रहे हैं। हम जो औरतें हैं या हम लोगों ने जो समझा है, सीखा है, हम लोगों ने बहुत एक लिमिटेड तरह से, जैसे आपने कहा गोल्ड की फॉर्म में, चीज़ों की फॉर्म में, आज अगर मैं गोल्ड भी लेकर रखती हूँ और उस पर मैं अपना लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन देती हूँ या वो देती हूँ, तो जो पूरा एक उसको सेव करने का जज्बा है वही ख़त्म हो जाता है पूरी चीज़ में। हमें लगता है हम हर चीज़ को टैक्स की फॉर्म में देकर हमारे को उसमें कोई बेनिफिट नहीं होगा। अब हमारे बीच में कुछ ऐसी भी महिलाएं हैं जो रिटायर्ड हैं गवर्नमेंट जॉब से, उनसे हम एक बार जानना चाहेंगे कि उनको क्या एक्सपेक्टेशंस हैं इस बार के बजट से। मैम पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी कि आप क्या करते थे, अभी क्या करते हो, और आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? आई एम रिटायर्ड टीचर एंड मेरी तो यही एक्सपेक्टेशन है कि जो 30 साल की जॉब करने के बाद जो हमें पेंशन मिली, दैट इज़ नॉट ए सैलरी, ये एक मेंटेनेंस अलाउंस है और हम उस पर भी टैक्स देते हैं। फिर इसके बाद हम जो भी चीज़ नहीं खरीदते हैं उस पर भी टैक्स दे रहे हैं, जीएसटी दे रहे हैं। देन व्हाट्स द यूज़? फिर इसका मतलब हमने तो जो हमें पेंशन मिली है उससे बहुत ज़्यादा तो हम टैक्स में ही चला गया। फिर उसके बाद बचा क्या? पेंशन मिनिमम भी नहीं रहती हाथ में कि वो महीने के अपनी डेली डूइंग्स कर सके, डेली नीड्स फुलफिल कर सके।
हेल्थ केयर सेक्टर को मैम आप कैसे देखते हैं कि इंडिया में जो हेल्थ केयर सेक्टर है वो कैसा है, और गवर्नमेंट हेल्थ केयर सेक्टर को इम्प्रूव करने के लिए, क्योंकि हमारी जीडीपी का ऑल्दो अभी तो तकरीबन 1.5 से 2% ही है जो हमारा हेल्थ केयर का पार्ट है जीडीपी में, आपको क्या लगता है इसको किस तरीके से इम्प्रूव किया जा सकता है, और क्या जिस तरीके से मैम ने भी बोला, क्या कुछ आपको लगता है कि प्रॉब्लम्स हैं जो एड्रेस करने की ज़रूरत है इस बजट में? मैंने अभी ये देखा है जो कहते हैं कैशलेस नहीं है कुछ भी। आपको पहले वहाँ पे पूरी पेमेंट देनी पड़ेगी हॉस्पिटल्स में, वो बाद में आपको मिलेगा, लेकिन बाद में कब उसकी कोई डेट नहीं है। और आप डॉक्टर्स देख लो, कहीं पे भी कोई ट्रीटमेंट है ही नहीं। कहाँ पे गवर्नमेंट में जाओ, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जाओ वहाँ नंबर नहीं है, प्राइवेट में वैसे नहीं है। तो इम्प्रूवमेंट तो सब जगह चाहिए। अगर सीनियर सिटीजन्स के लिए स्पेशली हम मेडिकल हेल्थ केयर में कुछ कर सकते हैं जो कि बाहर के देशों में किया जाता है, इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर द पीपल जिन्होंने अपना टैक्स दिया हुआ है पूरी उम्र, ताउम्र अगर वो देते आ रहे हैं, उसके रिटर्न में अगर उन्हें एक फ्री मेडिकल फैसिलिटीज़ दी जा सके, या अगर उन्हें कुछ उसमें कुछ और उसमें फ़ायदा किया जा सके, ये बहुत अच्छा होगा स्पेशली सीनियर सिटीजन्स के लिए। बट मैं ये भी समझती हूँ साथ ही में कि हमारे देश की पॉपुलेशन को देखते हुए ये शायद सरकार के लिए मुश्किल होगा, लेकिन अगर इसके लिए काम किया जाए तो कुछ। मैम, आप जिस इंडस्ट्री से आते हैं उसमें आप क्या कुछ प्रॉब्लम्स देखते हैं, और आपको क्या लगता है कि इस बजट में उनका सुधार कैसे किया जा सकता है, और क्या कुछ आपके एक्सपेक्टेशंस हैं चूँकि आप टेक्सटाइल इंडस्ट्री से आते हैं? बिल्कुल भावना जी, मैं एक किड्स वेयर का छोटा सा बिजनेस रन करती हूँ। इस इंडस्ट्री में अगर आप देखें, कपड़ा बनना क्या होता है, पहले आप रॉ मटेरियल लेंगे जो कि कपड़ा है, जिस पे हम 5% जीएसटी देते हैं रॉ मटेरियल पे। उसके बाद ये एक वैल्यू एडिशन का काम है जिसमें कारीगर लेबर से आप कपड़ों को कटवाते हैं और बनवाते हैं। हमारे देश में उस जनता को सपोर्ट करने के लिए एक मिनिमम वेज दी गई है, जो उसको मैं बड़ा प्रोत्साहन देती हूँ कि ठीक है, हमें उतनी सैलरी देनी चाहिए और हम देंगे भी उस सैलरी को। उसके बाद तीसरा कंपोनेंट आता है बिजली, पानी, किराए। अब हमारी सरकार ने फ्री बिजली तो दे दी गई है, बट वो बिजली का पैसा हमारे से आ रहा है। जो एक बिजली 8 रुपये यूनिट थी 3 साल पहले, आज हम उस पर 20 रुपये यूनिट दे रहे हैं। अगर मैं उस 5% के कपड़े पर मिनिमम वेज देकर उस बिजली का उपयोग करते हुए जब मैं कपड़ा बनवाती हूँ, सपोज कपड़ा 900 रुपये मीटर है जो रॉ मटेरियल है, मैं बनवाती हूँ, तो ऑब्वियसली वो 1000 रुपये से ऊपर जाएगा। द मोमेंट वो 1000 रुपये से ऊपर जाता है, सरकार मुझसे उस पर 12% जीएसटी लेती है। इन ऑर्डर टू ओवरकम दैट नुकसान, मुझे ऑब्वियसली कपड़ा अपना महंगा करना पड़ेगा। अभी रिसेंट प्रपोजल ये आया है कि 10,000 से ऊपर के कपड़े पे हम 28% टैक्स कर देंगे। जब वो 28% जीएसटी होगा, वो मैं एक बिजनेस एंटरप्रेन्योर, मैं अपनी जेब से तो दूंगी नहीं, मुझे कहीं ना कहीं या तो मैं लॉस में करके अपना बिजनेस शट डाउन कर दूंगी, या मैं आम जनता से चाहूंगी वो पैसे मिले। उस चक्कर में क्या होता है, जो छोटे बिजनेसेस होते हैं वो सरवाइव ही नहीं कर पाते, और इसी वजह से बाहर से जो सस्ता कपड़ा आता है उस पे लोगों का ज़्यादा इंक्लिनेशन रहता है। तो कहीं ना कहीं आप अपने जीएसटी को बढ़ाकर हमारा जो इंडियन हैंडीक्राफ्ट, इंडियन जो छोटे बिजनेसेस हैं, उनको आप कहीं ना कहीं से दबा रहे हैं उन बिजनेसेस को। ये मेरा मानना है इस चीज़ में। आप में से कितनी महिलाएं हैं जिनके पास अपने नाम पे खुद का घर है, प्रॉपर्टी है या लैंड है? I do have property in my name, but the problem is प्रॉपर्टी टैक्स का कोई इंसेंटिव नहीं है। इंसेंटिव ऑन द बेसिस जिस पे लोग ज़्यादा फीमेल्स के नाम पे प्रॉपर्टी करवाएं। प्रॉपर्टी टैक्स में रिबेट दीजिए सो दैट मोर एंड मोर वुमेन हैव प्रॉपर्टी इन देयर नेम। यूजुअली नहीं होता, अनफॉर्चुनेटली इंडिया में बहुत कम होता है ये, बट इफ दे डू गिव दोज काइंड ऑफ इंसेंटिव्स, हाँ आगे बढ़ेंगी, क्यों नहीं बढ़ेंगी लेडीज। मान लीजिए हरियाणा में जो स्टाम्प ड्यूटी लगती है, अगर वो किसी आदमी के नाम पर रजिस्टर है तो वहाँ होता है जैसे कि लेट्स से 9%, अगर महिला के नाम पर है तो वहाँ होगा 7%। ठीक है, सो आपको क्या लगता है कि महिलाओं के इस तरीके की ऑनरशिप को बढ़ाने के लिए और क्या कुछ कदम है जो उठाए जाने चाहिए रियल एस्टेट के सेक्टर में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो वुमेन है वो एम्पावर हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं के नाम पर अपनी खुद का घर हो सके, अपनी प्रॉपर्टी हो सके? लाइक यू सेड, स्टैम्प ड्यूटी थोड़े टाइम के लिए था, फिर हटा दिया गया दिल्ली से। अगर वो रहता है और हमारी रिबेट होता है, उसमें बहुत सारे हमारी अपनी सोसाइटी में ही काफ़ी लेडीज़ के नाम पे घर हुए, बिकॉज वो स्टैम्प ड्यूटी का उनको बेनिफिट मिला था। सो इट शुड बी परमानेंट थिंग। बेसिकली आम आदमी को, आम वुमेन को आज चाहिए कि हाथ में पैसा ज़्यादा हो, क्योंकि खर्चे ज़्यादा हो गए हैं। आपके दाल, रोटी, आटा सब महंगा हो गया है। तो अब के बाद जो आपका बजट में टैक्स है, उसमें अगर आप कम करते हैं वुमेन के लिए, तो वुमेन के हाथ में पैसा ज़्यादा आएगा। व्हाट वी वांट, यस वी वांट कि आप टैक्स कम करिए, और स्पेशली फॉर वुमेन
सो दैट हमारे हाथ में पैसा आए और हम उसको बचा भी सकें, खर्चा भी कर सकें, क्योंकि इट्स द वुमन हु मेक्स द होम। और आज जो हमारा मुश्किल ये है कि आपका सारा पैसा जो है वो खर्चा हो जाता है आपके दाल रोटी में। हेल्थ इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। अगर वुमेन को आज स्टैंड करना है इंडिपेंडेंट, अगर उसका हेल्थ अच्छा होगा तो डेफिनेटली वो आगे ग्रो करेगी और फैमिली को भी ग्रो करेगी। एजुकेशन सिस्टम हैज़ टू बी इम्प्रूव। फिर उसके बाद जो वर्किंग कल्चर फॉर द वुमेन है, ताकि वुमेन अच्छे से गुड आवर्स, क्योंकि मोस्टली क्या होता है कि आज वुमेन को बैक सपोर्ट ही नहीं मिलती है। मेन बैक सपोर्ट नहीं मिलती तो वो ग्रो नहीं कर पाती है, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंडली एक बात है कि अभी वुमेन बहुत ज़्यादा बिजनेस में आ रही है, वर्क फ्रॉम होम बढ़ रहा है। मैंने नोट किया है कि एवरीवन इज ग्रूमिंग, तो हमें मार्केट में इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना पड़ेगा। अगर आप वुमेन को ये इंसेंटिव देती हैं, 3 लाख आपको फ्री है, अगर आप वुमेन के लिए बढ़ा दें इसको। आई एम इन द शेयर मार्केट, आई एम वर्किंग, आई एम एन एनालिस्ट एंड आई इन्वेस्ट इन द शेयर मार्केट। तो अगर आप वुमेन को ये इंसेंटिव दे दें कि आपका 3 लाख के बदले 4 लाख फ्री, दैट बी सो मच ऑफ एन इंसेंटिव फॉर द वुमेन। तो अगर आप कैपिटल गेन में भी अगर आप गोल्ड के लिए अगर आप ये दे दें कि चलो आप गोल्ड बेचती हैं, आपको कितना टैक्स भरना पड़ रहा है, आप उस पर भी कम कर दीजिए, सो दैट दे कैन सेल द गोल्ड और अपना इन्वेस्ट कर सकती हैं। शेयर मार्केट में स्टडी करके इन्वेस्ट कर अगर आप करती हैं तो नो अदर बिजनेस कैन गिव यू द बेनिफिट व्हाट शेयर मार्केट कैन गिव। अगर आप सिर्फ सट्टे के लिए मॉर्निंग खरीदा शाम को बेचा, दैट इज़ नॉट इन्वेस्टमेंट। जो ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स है, इस पे आपको क्या लगता है, क्या रिलैक्सेशन देनी चाहिए? क्योंकि पिछली बार बहुत विरोध भी किया गया था, बहुत किया कि गया बढ़ा दिया गया है, टैक्स बढ़ा दिया गया है, 20% कर दिया ना, 20% कर दिया है। लॉन्ग टर्म में 12.5% कर दिया, जो कि 10% था। 10% तो इसमें आपको क्या लगता है, क्या और रिलैक्सेशन इस They बार should के come बजट down में to होनी चाहिए? 10%. Why have they made it to 12.5? आप अगर 10% रखते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को, मोर ऑफ द पीपल विल कम इनटू द कैपिटल, रखेंगे आपका अपना पैसा, शॉर्ट टर्म में नहीं करेंगे फिर वो। आज अगर आपको इंसेंटिव नहीं है, बेसिक थिंग इज इंसेंटिव, गिव टू वुमेन इंसेंटिव, उनके हाथ में पैसा दीजिए, टैक्स कम करिए। वी नीड द मनी, घर पे पैसा चाहिए तो आप कम करिए टैक्स को। 3 लाख के बदले वुमेन के लिए स्पेशली यू कैन मेक इट 4 lakhs, व्हाई नॉट? इनकम टैक्स में सर्टनली उनको ज़्यादा रिलीफ देना चाहिए, दे मस्ट हैव इट। बट ये जो एक बड़ी छोटी सी ब्रैकेट देते हैं ना अब तक जो गवर्नमेंट ने दी है, अरे लेडीज़ को इतना, जेंट्स को इतना, मे बी मुझे अभी भी याद है स्टार्टिंग जब हुई थी ओनली फॉर 25,000, अब कितनी है? मैन और वुमेन में कितना डिफरेंस है? कोई खास डिफरेंस नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। इट शुड बी एटलीस्ट ब्रैकेट शुड बी बिगर। सभी महिलाओं से मेरा एक कॉमन क्वेश्चन है, क्या आप लोगों को लगता है कि हमारे देश की महिलाएं सशक्त हैं, एम्पावर हैं, या फिर आपको लगता है कि अगर वो एम्पावर नहीं हैं तो गवर्नमेंट को और क्या क्या स्टेप्स लेने चाहिए? लास्ट ईयर के बजट में 3 लाख करोड़ रुपए का एलोकेशन सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के लिए रखा गया था, जो कि 36% था ऑफ द इंटायर बजट। सो आपको लगता है कि इस एलोकेशन को और भी ज़्यादा बढ़ा देना चाहिए? और सबसे पहले तो ये कि आपको लगता है महिलाएं एम्पावर हैं हमारे देश में? 1% women are empowered in our country. Education would play a lot of difference. और हमारे यहाँ I think girl education is not at all taken care of. I don't know the numbers what you are talking on, because I have always been in education field and I have seen the education is not going to the right people. I don't know, is this education or these numbers getting combined and reaching to the right people? अगर वो पहुँचेगा तो माइंडसेट पहुँचेगा, माइंडसेट पहुँचेगा तो शायद एम्पावरमेंट पहुँचेगी। क्योंकि पढ़ी लिखी गर्ल्स भी अपनी गर्ल्स को आगे पढ़ाने में इनकरेज नहीं करती। उनका होता है कि शादी करो, आगे चलो, आगे जॉब करनी है नहीं करनी है देख लेना, पर अभी शादी करो, आगे चलो। सो दो दैट माइंडसेट इज येट टू कम। एम्पावरमेंट तो है हमारे देश में, हो भी रही हैं, काफ़ी आगे बढ़ रही हैं औरतें, पर जो लो इनकम ग्रुप हैं, जो लो स्टेटस की हैं लेडीज़, जैसे मेड्स वगैरह, उनका भी स्किल डेवलपमेंट करना चाहिए। ऐसे को प्रमोशंस ऐसी लाने चाहिए ऐसे सरकार को, जिससे उनकी भी अपग्रेडेड वो भी अपग्रेड हों। और बाकी तो औरतें तो कहाँ कहाँ पहुँच गई हैं और पहुँचती भी रहेंगी, तो औरत जिंदाबाद। Yes, women are empowered today better than before. इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, और सबसे बड़ी बात हमारी फाइनेंस मिनिस्टर आज एक वुमन है। मगर टू गो ऑन द राइट पाथ इज़ नॉट दैट वी नीड मनी ओनली, वी नीड कि आप उनके टैलेंट को सक्षम बनाने के लिए एक प्रोत्साहित करें इन अ प्रैक्टिकल मैनर।
उन्हें ये दिखाएं कि आप यहाँ जाइए, आपको ये प्रोत्साहन मिलेगा, आप ये कोर्स कर सकती हैं, नॉट जस्ट ऑन द आप पेपर पे लिख गए। इन अ प्रैक्टिकल वे टेल देम कि तुम यहाँ पर जा सकती हो, ये टैलेंट सीख सकती हो, इसके बाद तुम्हें ये नौकरी भी मिल सकती है या इसको आप ऐसे यूज़ कर सकती हैं। एम्पावर्ड हैं आज और आगे बढ़ेंगी वुमेन। वो पहले की हालत अब नहीं है। वुमेन नो हाउ टू स्पीक, वुमेन नो हाउ टू गेट देयर जॉब्स, बट दैट इज़ नॉट इनफ। वी हैव अ लॉन्ग वे टू गो। मेरा सभी महिलाओं से एक लास्ट क्वेश्चन ये रहेगा कि आप घर संभालती हैं, आप बाहर जाती हैं नौकरी करने के लिए, आप अपना बिजनेस खुद का चलाती हैं, तो आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं कि बजट 2025 में क्या होना चाहिए महिलाओं को लेकर, विमेन सेंट्रिक इसको कैसे बनाया जा सकता है और क्या कुछ किया जाना चाहिए, कौन सी बड़ी अनाउंसमेंट होनी चाहिए, सब अपने अपने हिसाब से बता सकते हैं। मैम क्या एक्सपेक्टेशंस हैं आपकी? एटलीस्ट जो गवर्नमेंट स्कूल है उनको इतनी फैसिलिटीज़ दी जाए, इतना वो जाए कि वो प्राइवेट स्कूल के एट पार आ जाए, ताकि बच्चे किसी भी स्कूल में जाए उनको वही फैसिलिटीज़ मिले और उस समय उनका फ्री एजुकेशन सिस्टम एटलीस्ट अप टू 12th क्लास होना चाहिए। मेरे हिसाब से एजुकेशन सिस्टम में थोड़ा चेंज लाना चाहिए, अप टू 5th क्लास तक लो। उसके बाद में कुछ बच्चों को स्किल, जिस चीज़ में बच्चे का इंटरेस्ट हो उसको उस चीज़ के में स्किल बनाना चाहिए, ताकि वो जल्दी से जल्दी कुछ अपनी उस एजुकेशन में परफेक्शन ले, जो भी उसको कुछ भी जो भी टेक्निकल में इंटरेस्ट है, जो भी उन्हें पसंद है, मे बी कारपेंट्री और एनीथिंग लाइक दिस, उनको इस तरीके के स्किल दी जाए जिनसे उनको पता चले कि ये काम कैसे होता है, ताकि वो स्किल को आगे फर्दर इन लाइफ यूज़ कर सके। मैं इस बजट से ये चाहती हूँ कि इसमें थोड़ा सा पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए कदम उठाए जाएं, क्योंकि ओवर पॉपुलेशन कंट्री होने की वजह से यहाँ पर रिसोर्सेज की बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशंस हो रही हैं और सब तक वो सारे रिसोर्सेज पहुंच नहीं पा रहे हैं। बेसिक कमोडिटीज़ जो हैं उनके रेट्स थोड़े कम करिए और पर्सनल इनकम टैक्स भी थोड़ा कम कीजिए और इन्फ्लेशन थोड़ा कम कीजिए। दे शुड बी ट्रैवल बेनिफिट्स। आई फील दैट बहुत कम लेडीज़ को घूमना फिरना मिलता है, सो इफ़ यू हैव दोज ट्रैवल बेनिफिट्स, of course India is a beautiful country and hardly any one of us has gone around, seen this country, explored it, वो होना चाहिए। एंड हेल्थ बेनिफिट्स, यस हेल्थ बेनिफिट्स डेफिनेटली होने चाहिए, हैं ऑलरेडी हैं बट ज़्यादा होने चाहिए, दे नॉट इनफ। हेल्थ केयर, एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट क्लासेस जो भी बच्चों के लिए की जाती हैं वो सस्ती होनी चाहिए। महंगी की बात करें तो जो भी चीज़ जो हेल्थ के लिए हैजार्डस है, जिसके लिए जैसे हमारे टीनेजर्स बहुत जल्दी एडिक्ट हो रहे हैं, उनके लिए वो चीज़ें एक्सेसिबल हैं इजीली, तो ऐसी चीज़ें महंगी होनी चाहिए ताकि वो इजीली उनको प्रोक्योर ना कर पाएँ। आटा दाल चावल हमारा जैसे घर चलता है, टीचिंग, इसमें अगर बच्चों की एजुकेशन थोड़ी सी और सस्ती करी जाए वो काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा लोगों के लिए। और बढ़ाने के तौर पे मैं कहूँगी कि अगर लग्जरी आइटम्स जो हाई ब्रांड कार्स हैं या हाई एंड रियल एस्टेट है जो ख़रीद सकते हैं, वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा टैक्स भी पे कर सकते हैं। इससे हमारा फ़ायदा ये हो गया कि अगर लग्जरी कार्स हैं, इफ़ इट बिकम्स मोर हायर, शायद हमारे रोड्स पे कुछ कम कार्स होंगी, जिससे हमारे वातावरण में आसपास काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हमारे लिए आज एक नब्स पॉइंट है हमारे देश की राजधानी के लिए स्पेशली। सो उससे काफ़ी फ़र्क पड़ेगा एंड आई गेस दिस शुड हेल्प। जो स्पेशली हमारे इंडिया में पिलग्रिमेज सेंटर्स हैं, उधर की फ़्लाइट्स थोड़ी चीप हो, ताकि टीनेज वगैरह वो सब देख सके। अभी वो लोग सिर्फ गेम्स पे ही ज़्यादा फोकस और जंक फूड्स पे हैं, तो वो थोड़ा कॉस्टली है। सो बहुत ही अमेजिंग, थॉटफुल और इंसाइटफुल डिस्कशन हमारी ब्यूटीफुल लेडीज़ के साथ। सो लेडीज़ सिर्फ घर नहीं संभालती हैं, बल्कि देश भी संभालती हैं, देश भी चलाती हैं और देश का बजट भी पास करती हैं, जो कि हम इतने सालों से देखते भी आ रहे हैं। सो 3-4 चीज़ें जो निकलकर सामने आई हैं मोटा मोटी इस पूरे डिस्कशन से, एक तो एजुकेशन के ऊपर और भी ज़्यादा काम होना चाहिए, एक स्किल डेवलपमेंट के ऊपर और भी काम होना चाहिए। स्किल अगर आप प्रोवाइड करा भी दें तो उसका यूज़ कैसे होगा, उससे नौकरियाँ कैसे जनरेट होंगी, रोज़गार कैसे मिलेगा, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो इस पूरे
डिस्कशन से निकल कर आया है। हेल्थ केयर सिस्टम के ऊपर भी गवर्नमेंट को और भी ज़्यादा फोकस करना चाहिए, और जो ये लॉलीपॉप एक तरीके से दिया जाता है फ्रीबीज के नाम पे, इसका मानना हमारी लेडीज़ का ये है कि इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, हमें और भी ज़्यादा एम्पावर किया जाए। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो महिलाओं के लिए की जा सकती हैं, जिससे महिलाएं और भी ज़्यादा एम्पावर्ड होंगी। एक टूरिज़्म का एक अलग से एक पॉइंट हमारा निकल कर आया है कि हमारे देश के जो बच्चे हैं, युवा हैं, महिलाएं हैं, वो और भी ज़्यादा भारत की खूबसूरती को देख सकें। इसके लिए ट्रैवल में भी थोड़ा सा और ज़्यादा डिस्काउंट मिल जाना चाहिए। क्या कुछ सस्ता होना चाहिए, क्या कुछ महंगा होना चाहिए, वो तो आपने सुन ही लिया है। और आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है इस बजट 2025 से, वो आप हमें कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। इस वीडियो में इतना ही। आपको ये जानकारी कैसी लगी अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। फेसबुक पर देख रहे हो तो फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो बजट के बारे में एक भी कोई भी अपडेट मिस ना करने के लिए गुड रिटर्न्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।